हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मोशन शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो 6 फरवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको ज़रूर कर लेंगे आप लोग। तो आइए बिना देर किए, बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है। ये देखिए, आपका पहला प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि तथा अनुक्ता से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या है और अभिक्रिया की अनुक्ता ये क्या है, इस दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, क्या समझते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। यह प्रायोगिक मान होता है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही इसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी समीकरण का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का रेट का अगर समीकरण दिया रहे इस टाइप से, K इंटू ए का सांद्रता 0, बी का सांद्रता इसके पद में अगर 1 लिखा रहे और इसका पूछ दिया जाए कि इसका सांद्रता अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो अभिक्रिया की कोटि के लिए हम इसके पावर में जो सांद्रता पद के घात में जो लिखा होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। इसमें यदि 0 है और यहाँ 1 है तो दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा यही हमारा होगा अभिक्रिया की कोटि। अब आते हैं अनुक्ता क्या है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अनुक्ता कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है, अभिकारक में जितने भी अणु होंगे उसकी संख्या को ही हम अनुक्ता कहते हैं। मान लेते हैं यदि 2A कोई अभिकारक A है, इसका 2 अणु भाग ले रहा है, 3 अणु B का भाग ले रहा है और ये C बना रहा है प्रोडक्ट। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसका अनुक्ता कितना होगा, तो अनुक्ता हम बताएंगे कि इसमें A का 2 अणु है, ए का 2 अणु है और बी का 3 अणु है, तो हम टोटल कह सकते हैं इसकी अनुक्ता 5 हो जाएगी। तो ये अंतर है अनुक्ता में और अभिक्रिया की कोटि में। अभिक्रिया की कोटि में सांद्रता पद के घातों का योग होता है और अनुक्ता अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की या अणुओं की संख्या को अनुक्ता कहते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है लायोफिलिक तथा लायोफोबिक कोलाइड, जिसको हम लोग द्रव रागी और द्रव विरागी के नाम से भी जानते हैं। तो इस दोनों में क्या अंतर है, लायोफिलिक तथा लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। लायोफिलिक कोलाइड, इसके बारे में जानिए कि ये लायोफिलिक कोलाइड अस्थाई होता है। ये अस्थाई होता है, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं द्रव विरागी। द्रव विरागी विरागी और इसको कह सकते हैं द्रव स्नेही। द्रव स्नेही। तो लायोफिलिक जो है द्रव विरागी है। कोलाइड, यह जो कोलाइड होता है यह अस्थाई होता है, यानी यह परमानेंट नहीं होता है। और जबकि लायोफोबिक कोलाइड अस्थाई होता है। लायोफिलिक कोलाइड अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। लायोफिलिक कोलाइड उत्क्रमणीय होता है। यह जल में अविलय होता है। जो लायोफिलिक है यह जल में अविलय होता है, यह जल में विलय होता है। इसके बारे में देखेंगे, इसके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जबकि इसके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। ये मुख्य अंतर है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। टिंडल प्रभाव को परिभाषित करना है, ब्राउनी गति क्या है इसको परिभाषित करना है, फिर पेप्टीकरण को, पेप्टाइजेशन को परिभाषित करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग सबको परिभाषित करते हैं। पहले हम लोग परिभाषित करेंगे टिंडल प्रभाव को, कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है।
जब किसी कोलाइड में हम प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो कोलाइड का जो कण है वह प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसी घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं ये ब्राउनी गति क्या होता है। किसी कोलाइडी विलयन में तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जो जिग जैग मोशन होता है, जो कोलाइड होता है, कोलाइड का कण आपस में जैसे तैसे गति करते रहता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गति करती है, और उसके इस गति को ही हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी गति जो कोलाइड के कणों द्वारा होता है। पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टाइजेशन, किसी अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करना पेप्टीकरण कहलाता है। यदि ठोस के रूप में कोई अवक्षेप है और उसको हम कोलाइड में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कोलाइड में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसे ही हम लोग पेप्टीकरण कहेंगे। अवक्षेप को कोलाइड बनाने की क्रिया को ही हम पेप्टीकरण कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा तथा सक्रियण ऊर्जा क्या है? इसके बारे में जानना है कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग E से सूचित करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको E0 लिख देते हैं, E0। तो पहले जानते हैं थ्रेशहोल्ड ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उस ऊर्जा को हम थ्रेशहोल्ड ऊर्जा कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम थ्रेशहोल्ड ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो अभिकारक के पास खुद का कुछ गतिज ऊर्जा होता है, लेकिन सिर्फ उतने ही ऊर्जा से अभिक्रिया का होना संभव नहीं है। उसके लिए बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। जो अतिरिक्त ऊर्जा बाहर से लिया जाता है अभिकारक के द्वारा, इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण एनर्जी। यानी उसको एक्टिवेट करने के लिए, अभिक्रिया के लिए उसको तैयार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ेगा उसे हम सक्रियण ऊर्जा, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों के द्वारा अतिरिक्त प्राप्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। हम लोग इसको जो कह सकते हैं कि ये जो थ्रेशहोल्ड ऊर्जा है, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा को E0 लिखेंगे, ये होगा EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, अभिकारक की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, थ्रेशहोल्ड जो ऊर्जा होता है, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा बराबर कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की गतिज ऊर्जा, दोनों मिलकर यानी टोटल एनर्जी इतना चाहिए अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए। ये अभिकारक के पास ऊर्जा होता है और एक्स्ट्रा साइड से EA दिया जाता है, सक्रियण ऊर्जा बाहर से दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों आपका परिभाषित यहाँ से हम कर सकते हैं। थ्रेशहोल्ड अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जितना ऊर्जा लगेगा और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को एक्टिवेट, सक्रिय होने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। और तीनों में कनेक्शन है दोनों में कि E0 यानी थ्रेशहोल्ड ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की गतिज ऊर्जा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार सा है। प्रश्न संख्या 5 है कि निस्तापन और जारण को परिभाषित करें। निस्तापन क्या होता है और जारण क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि निस्तापन और जारण का उपयोग हम लोग करते हैं क्यों? धातु के निष्कर्षण में जब हम लोग धातु कर्म के बारे में पढ़ते हैं तो वहां इस दोनों टर्म का यूज किया जाता है, निस्तापन और जारण। जारण को ही हम लोग भर्जन के नाम से भी जानते हैं, जारण को भर्जन कहा जाता है। निस्तापन कैल्सिनेशन और ये हो गया आपका रोस्टिंग। पहले जानते हैं निस्तापन के बारे में। निस्तापन में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। नी मतलब नहीं होना, यानी इसको तापित किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, लेकिन यहाँ वायु की अनुपस्थिति में, वायु यहाँ उपस्थित नहीं होगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है,
और गर्म करने के बाद नमी और उड़नशील अशुद्धियां, जो नमी पानी की मात्रा होती है वो दूर हो जाता है, जो उड़नशील धुआं के रूप में उड़ सकता है वो अशुद्धि भी दूर हो जाती है और धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से ये दो क्रिया होती है, निस्तापन और जारण, ये धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इस दोनों को हम यूज करते हैं और धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो निस्तापन के द्वारा ये होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद वहां से धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। अगला देखेंगे जारण क्या है। तो वह प्रक्रिया, जारण का मतलब जलाना, और जलेगा तब जब यहाँ ऑक्सीजन होगा। तो वह प्रक्रिया है, जारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अयस्क को हवा की मौजूदगी में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद नमी और उड़नशील अशुद्धि, इस चीज को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। गर्म करने के बाद नमी और उड़नशील अशुद्धि दूर हो जाती है और धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। आप यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि बार बार इसमें यह कहा जा रहा है कि तापमान गलनांक से कम ताप पर। यदि तापमान गलनांक से ज्यादा हो जाए तो अयस्क खुद गलित अवस्था में आ जाएगा, फिर उसका सांद्रण करना, निष्कर्षण करना संभव नहीं हो पाएगा। तो हमेशा गर्म करना है गलनांक के नीचे, लेकिन जारण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में और निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। निस्तापन में हम लोग कार्बोनेट अयस्क का यूज करते हैं। कार्बोनेट अयस्कों को शुद्ध करने के लिए, उससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग यूज करते हैं जारण या फिर भर्जन का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों? जितने भी हैलोजन तत्व होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, यानी ये तुरंत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने में ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीकारक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। देखिए इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे कि हैलोजन तत्वों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उच्च प्रवृत्ति होती है, बहुत उच्च प्रवृत्ति होती है, तुरंत बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। वे आसानी से और जल्दी से दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और उन्हें ऑक्सीकरण कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं, उनका ऑक्सीकरण कर सकते हैं, जिससे भी इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये कारण है हैलोजन के प्रबल ऑक्सीकारक होने का, क्योंकि ये इसके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की उच्च प्रवृत्ति होती है, ये आसानी से किसी भी तत्व का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसीलिए हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? एल्यूमिना से जो हम एल्युमिनियम को निकालते हैं तो उस प्रक्रम में हम क्रायोलाइट मिलाते हैं, क्रायोलाइट मिलाया जाता है उसमें। तो क्रायोलाइट मिलाने का मुख्य कारण क्या है, क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए क्रायोलाइट मिलाने से क्या होता है कि क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है और गलनांक भी कम हो जाता है। विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है और गलनांक भी कम हो जाता है। तो चालकता को बढ़ाने के लिए और गलनांक को कम करने के लिए ही उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन अणु की कम क्रियाशीलता का क्या कारण है? नाइट्रोजन जो अणु है वो अपने आप में कम क्रियाशील है, इसका क्या कारण है? तो नाइट्रोजन अणु आपको पता होगा कि N2 और इसके बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए ये थोड़ा कम क्रियाशील होता है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन अणु में त्रिबंध होता है, नाइट्रोजन अणु में त्रिबंध होता है और इसकी बंधन वियोजन, यानी ये जो बंधन है उसको तोड़ने की जो ऊर्जा होगी, बंधन वियोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता कम होती है। उच्च होने के कारण इसको तोड़ नहीं पाता है, जब तोड़ नहीं पाता है तो ये फिर किसी और से क्रिया करता भी नहीं है। ठीक है, ये था आपका बहुत आसान सा आंसर। अगले प्रश्न को हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न भले बहुत ही छोटा लग रहा होगा, बहुत ही
शानदार लग रहा होगा, लेकिन ये बिहार बोर्ड के लिए भी शानदार प्रश्न है, उनका भी फेवरेट है। उत्कृष्ट गैस से उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है क्यों? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है क्यों? तो उत्तर जानिए। उत्कृष्ट गैसों की बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा अत्यधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुत्व शून्य होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ने की जो क्षमता है वो शून्य होती है। यही कारण है कि यह अक्रिय होते हैं। आयनन ऊर्जा अधिक होती है तथा अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसी कारण से ये अक्रिय होते हैं। जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं वो अक्रिय होते हैं, ये किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? जितने भी संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो जब भी कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो वो कलरफुल होता है, रंगीन होता है, क्यों? आंसर है आपका संक्रमण तत्वों के आंतरिक कक्षा में दो उपकोष अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्व के आंतरिक कक्षा में दो उपकोष अपूर्ण होते हैं। उपकोष यानी सबसेल, दो सबसेल अपूर्ण होते हैं और होने के कारण वह अपने यौगिकों में डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। मुख्य कारण यही है, डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं और इसी डी संक्रमण प्रदर्शित करने के कारण इनके द्वारा जो निर्माण होगा जितने यौगिक वो रंगीन होते हैं, अतः यह यौगिक रंगीन होते हैं। तो संक्रमण तत्वों का रंगीन होने का कारण है कि डी संक्रमण प्रदर्शित करना। डी संक्रमण प्रदर्शित करने के कारण ही संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एंजाइम से आप क्या समझते हैं? एंजाइम से आप क्या समझते हैं? देखिए एंजाइम बस यहाँ से एक प्रश्न लिया गया है, लेकिन आप लोगों का इसमें से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जा सकता है, इसका भी परिभाषा याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पूछा जा सकता है, एमिनो अम्ल, अमीनो या एमिनो अम्ल के बारे में पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल पूछा जा सकता है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूछा जा सकता है परिभाषा, न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए के बारे में भी जब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं से आपका डीएनए आरएनए भी क्लियर हो जाएगा, उसको भी एक बार ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ रहें। चलिए इस प्रश्न को जानते हैं कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन ही है। एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है, यानी बहुत जटिल अणु, प्रोटीन का ही अणु है लेकिन जटिल, बहुत सारा प्रोटीन मिलकर एंजाइम बनाता है, जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये जो एंजाइम है ये जीवित कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसमें प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। एंजाइम के द्वारा जो उत्प्रेरण की घटना होती है उसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं के अंदर इसके द्वारा ही उत्प्रेरण होता है, इसलिए एंजाइम को ही हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो इसी से एक बार आप लोग इसको भी देख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हर एक चीज के बारे में इतना कम समय में करवाना ये संभव नहीं था, तो उम्मीद करेंगे कि ये सब तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, बस एक बार रिवाइज कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, और जितने भी कार्बनिक यौगिक से जितने भी सूत्र था आप लोगों का कि एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का, एल्कोहल का, सारा सामान्य सूत्र को एक बार जरूर देख लेंगे क्योंकि यहाँ से उम्मीद तो है कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो सामान्य सूत्र से ही पूछा जाएगा। या तो आपको वहाँ कोई यौगिक का सूत्र दिया रहेगा उसको पहचानना है, या फिर किसी ना किसी का फॉर्मूला पूछा जाएगा कि इसका सामान्य सूत्र
क्या होता है, तो जरूर एक बार आप लोग एग्जाम से पहले देख लेंगे। अगला प्रश्न है लेंथेनाइड्स क्या है, इसकी सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। लेंथेनाइड्स क्या है और इसकी सर्वाधिक यानी ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड्स की क्या होती है। आंसर देखिए, एफ ब्लॉक के तत्व जिसका परमाणु संख्या 58 से 71 तक, एफ ब्लॉक का वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या 58 से 71 तक है, उन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। उन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं। उनकी सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। लेंथेनाइड्स की सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसको याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड्स की सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा +3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, लेंथेनाइड्स संकुचन क्या है। लेंथेनाइड्स संकुचन क्या है, ये कई बार पूछा भी गया है, तो आइए जानते हैं कि लेंथेनाइड्स श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती है। त्रिज्या में हुई इस कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कि लेंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी त्रिज्याएं घटने लगती है। त्रिज्या घटने लगती है और इसी घटना को या त्रिज्या में हुई इसी कमी को हम लोग लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ये आपका सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है। ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, O3 होता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक, यानी इसके संपर्क में यदि कोई आए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऐसा क्यों? तो O3 शीघ्रता से, इसका आंसर देखिए, O3 जो है यानी ओजोन शीघ्रता से अपघटित होकर, यानी आसानी से अपघटित हो जाता है, टूट जाता है और नवजात ऑक्सीजन, एक नया ऑक्सीजन का निर्माण करता है। नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है। तो देखिए, जब ऑक्सीजन होता है, ये 2 पीस ऑक्सीजन रहे और ये क्या करता है, या मान लीजिए कि एक ही ऑक्सीजन है, O3 ओजोन जो है ये अपने आप में टूट जाता है O2 के रूप में, और O2 के रूप में टूटने के बाद एक ऑक्सीजन इसका फ्री हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है किसी भी धातु से आसानी से जुड़ जाता है और उस धातु का ऑक्सीकरण कर देता है, इसीलिए ओजोन को हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं। इसके संपर्क में आने से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ये अपने आप में टूटकर O2 का निर्माण करता है और एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ से मुक्त होता है, और यही ऑक्सीजन किसी भी धातु से संयोग करके उसका ऑक्सीकरण कर देता है। अगला देखिए, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखना है। कि रासायनिक अधिशोषण के बारे में जानिए, इसमें मजबूत बंधन बल लगे होते हैं, इसमें कमजोर बल होते हैं, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा कि यह अनउत्क्रमणीय होता है, यह अनउत्क्रमणीय होता है। एक बार यह घटना होने के बाद फिर हम उसको रिवर्स प्रोसेस में नहीं ले सकते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है, यह घटना एक बार अगर हो जाए तो उसको हम वापस ले सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर अगर धूल जम गया तो एक तरह से भौतिक अधिशोषण हो गया और उसको हम चाहें तो अलग कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय होता है, जबकि ये अनउत्क्रमणीय होता है। इसमें अधिशोषण के लिए 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल, 400 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा होती है। रासायनिक अधिशोषण के लिए ऊर्जा का मान 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण के लिए ऊर्जा का मान होता है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, ये हो जाता है भौतिक अधिशोषण के लिए।
यानी इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। यह एक आणविक स्तर बनाता है, यह एक आणविक स्तर बनाता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। इससे आगे ये सब नहीं होना चाहिए, मिसटाइपिंग हो गया है। इसमें देखेंगे कि यह बहुआण्विक स्तर, यानी इस पे एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरा के बाद तीसरा लेयर, इसमें मल्टी लेयर होगा और इसमें सिर्फ सिंगल लेयर होगा, एक ही लेयर होगा, एक ही स्तर होगा। यह बहुआण्विक स्तर पर बनता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से इसका वेग बढ़ जाता है जबकि इसका वेग घट जाता है। तो ये था आज का ये 15 क्वेश्चन। इसके बाद भी कुछ कुछ आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, उसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लेंगे। आइए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन के तरह से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित को परिभाषित करें, इस प्रकार से होगा और इसमें से 2 या 3 टॉपिक दे दिया रहेगा, उसके बारे में आपको परिभाषित करना होगा। जैसे अगर पूछ दिया जाए खनिज क्या है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। और खनिज 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, धात्विक और अधात्विक। जो धातु है तो वो धात्विक हो जाएगा, जो धातु नहीं है तो अधात्विक हो जाएगा। इसी से रिलेटेड, धातु कर्म से ही रिलेटेड अब अगला पूछा जा सकता है कि अयस्क क्या है। तो जिन खनिजों से कम लागत और आसानी से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। ये जो अयस्क है, अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के हो सकते हैं। अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑक्साइड अयस्क हो सकता है यदि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो, कार्बोनेट CO3 से जुड़ा हुआ है तो कार्बोनेट, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ हो तो सल्फाइड अयस्क हो सकता है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ हो तो हेलाइड अयस्क हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, छोटा छोटा चीज है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गालक जिसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं, ये फ्लक्स क्या होता है? वे पदार्थ जो अशुद्धियों के गलनांक को कम करने के लिए अयस्क में मिलाए जाते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पहले से गल नहीं रहा है उसका गलनांक कम कर दिया जाता है। इसके द्वारा गलनांक कम होने के कारण ये आसानी से गल जाता है, उसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो अशुद्धि को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम गालक कहेंगे। तो वे पदार्थ जो अशुद्धियों के गलनांक को कम करने के लिए अयस्क में मिलाए जाते हैं उन्हें गालक या फिर फ्लक्स कहते हैं। देखिए फिर आपका आता है स्लैग यानी धातु मल क्या होता है? तो गालक अयस्क में उपस्थित, जो गालक होता है अयस्क में उपस्थित अगलनीय, जो गलने वाला नहीं था, अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में बदल देता है, जिसे धातु मल कहते हैं या स्लैग कहते हैं। जब हम गालक को यानी फ्लक्स को मिलाते हैं अयस्क में तो उसमें जो भी अशुद्धि होता है वो फ्लक्स के साथ गल जाता है और फ्लक्स के साथ मिल जाता है। तो फ्लक्स और अशुद्धि दोनों के मिलने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम धातु मल कहते हैं। उदाहरण के लिए CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये है SiO2, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपका हो गया गालक और ये है अशुद्धि, दोनों के मिलने से ये बन गया आपका धातुमल। ये है गालक, अशुद्धि और ये है धातुमल। यानी गालक प्लस अशुद्धि बराबर हम कह सकते हैं धातुमल, स्लैग, धातुमल। ये आपका धातुमल है। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क से अधात्री यानी मैट्रिक्स, जिसको हम अशुद्धि भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स को पृथक करना, अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। धातु कर्म क्या होता है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण या निष्कासन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म का मुख्यतः 4 चरण होता है। धातु कर्म 4 चरणों में पूरा होता है। धातु कर्म के मुख्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं। जो भी भौतिक आधार पर जो भी अशुद्धि होती है उसे हम चूर चूर करके उसे दूर हटा सकते हैं, तो इसका सांद्रण हो गया। फिर सांद्रित अयस्क का या तो हम निस्तापन करते हैं या फिर जारण करते हैं। धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन या जारित किया जाता है। फिर उसका अवकरण करते हैं, यानी उससे ऑक्सीजन को भी, जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उससे ऑक्सीजन को भी हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है।
उसके बाद शुद्ध धातु को अपना रूप, रंग, आकार देने के बाद उसका शोधन किया जाता है और शोधन के बाद ही फिर उसे मार्केट में लाया जाता है। तो ये चार प्रक्रिया या 4 चरण में धातु कर्म का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि धातु कर्म क्या है और इसके चरणों को लिखें, तो आप लोग को ये चारों चरण लिखना होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, बस इतना ही था। आप लोग इसको जरूर एक बार देख के जाएंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और समय भी बहुत कम है। तो थोड़ा सा आप लोग चाहें तो फास्ट वीडियो को फास्ट करके सिर्फ एक बार जरूर वीडियो पूरा देखें या नहीं देखें, आंसर को जरूर एक बार देख लें, क्वेश्चन भी आप लोग जरूर एक बार देख लें। आंसर चाहे यदि आपको याद है आप वीडियो भगा के देख सकते हैं, लेकिन इन सब क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। चलिए यहीं समाप्त करते हैं आज का यह वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।